सागर आ रही है ये पिक्चर। हाँ रजत भाई सागर ये मैप दिखाई दे रहा है क्या? हाँ भाई अगर मैप दिखाई दे रहा हो तो बताओ। ठीक ठीक। अनुराग दिख रहा है मतलब। चलो अनुराग ने कंफर्म कर दिया। तो भाई आज की चर्चा का विषय है अपना राजा ध्वज रोड कुमार। ठीक है। तो ये रोडों के लिए तो मतलब वैसे ही बहुत ही वेल नोन फिगर हैं क्योंकि हमारे भाट इनके बारे में काफी बात करते हैं। पर ये इनकी जो रेलिवेंस है असल में जो प्रासंगिकता है इनकी राजा ध्वज रोड कुमार की वो प्रासंगिकता जो है वो सिर्फ भारत के इतिहास के लिए नहीं है पूरे विश्व के इतिहास के लिए है और उसके लिए हमारे पास एविडेंस है। और वो एविडेंस हमें एएसआई की 1862-63 की रिपोर्ट से मिल गया है। तो भाइयों इसमें जो है मेन विषय आज का ये है कि जो राजा ध्वजरोड कुमार थे इनका असल में साम्राज्य कितना बड़ा था। तो ये जो डॉक्टर राजपाल सिंह जी थे उन्होंने रोड इतिहास पे कार्य किया था अपनी पीएचडी के दौरान। ये जाट विद्वान थे डॉक्टर राजपाल सिंह जी। बहुत अच्छे इतिहासकार हैं इन्होंने कुछ और किताबें भी लिखी हैं सिर्फ रोड इतिहास के बारे में ही नहीं। एक पुस्तक इन्होंने राइज ऑफ जाट पावर के नाम से भी लिखी है। तो राजपाल सिंह जी ने जब रोड इतिहास पे रिसर्च की तो ये हैरान रह गए कि ये राजा ध्वजरोड कुमार का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे था। तो अंत में इन्होंने अपनी किताब में ये कहा था कि ये तो मुझे असंभव सा लगता है कि उस समय में इतना बड़ा साम्राज्य होना। और उन्होंने आखिर में ये कह के छोड़ दिया था कि ये आगरा इत्यादि के पास होंगे। लेकिन अब हमें जो दिल्ली से जो इंस्क्रिप्शन इनकी मिली है शिलालेख राजा ध्वजरोड कुमार का असल में ये इंस्क्रिप्शन एग्जैक्टली इंस्क्रिप्शन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर मिला है। जो दिल्ली में लोहे की लाट है ना जिसको आयरन पिलर ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं और उसके ऊपर बहुत से अपने भारतीय इतिहासकारों ने गलती से राजा धव बोला है कि उसके ऊपर राजा धव की इंस्क्रिप्शन है लेकिन वो राजा धव नहीं है वो राजा ध्वज ही है। और ये हमने कंफर्म कैसे किया क्योंकि हमने उस इंस्क्रिप्शन के जो कंटेंट है उसके अंदर जो विषय सामग्री है वो हमने रिसेंटली जो है ना 1862-63 की एएसआई की रिपोर्ट खंगाल के उनमें से हमने निकाल ली। और फिर उनको जब मेल किया तो बिल्कुल राजा ध्वज से मैच कर गई वो बातें क्योंकि उसमें क्या लिखी हैं बातें कि ये जो राजा ध्वज हैं ठीक है जिसको कि हमारे भारतीय विद्वान पीएन ओक जैसे धव बोलते हैं लेकिन धव नहीं है वो ध्वज है। वो जो है उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है उस लोहे की लाट के ऊपर आयरन पिलर जिसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं दिल्ली में। कीर्ति स्तंभ के ऊपर ऐसा लिखा है कि मैंने सिंधु नदी के तट तट पे जाकर के बहलीकों को हराया। बहलीक कौन जो बल्ख बुखारे के निवासी होते हैं। और इस प्रकार से मैंने वहां पे अपना वर्चस्व कायम किया। और फिर वो आगे बोलते हैं कि मैंने अपनी भुजा से पूरी पृथ्वी पर भी जो है शासन कायम किया। और ये बात उनकी सत्य क्यों है क्योंकि टोयन भी एक अंग्रेज विद्वान है उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से एक किताब लिखी है। तो टोयनबी ने उस पुस्तक में ये कहा है कि जब सखा मनीषी ऐशी एकिमेनिड जिसको बोलते हैं एकिमेनिड एम्पायर पर्शियन एम्पायर जब सखा मनीषियों ने विश्व विजय अभियान किया उसमें उनकी सबसे जो जबरदस्त उनकी तरफ से जिन दो रेजिमेंटों ने लड़ाई करी वो कुरु और कंबोज रेजिमेंट थी। मतलब अपनी रेजिमेंट थी अपनी हरियाणा की भारत की कह लीजिए। इन्होंने उनकी विश्व विजय को सुनिश्चित किया।
तो यही बात जो राजा ध्वज ने जो है अपनी जो दिल्ली में फिर इंस्क्रिप्शन बनाई कीर्ति स्तंभ, उसमें उसी का हवाला देके उन्होंने कहा कि मेरा पूरा पृथ्वी पर वर्चस्व है, क्योंकि उनकी बात सच्चाई है। जो उसी समय जो एक्यूमेनिड एम्पायर ने वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट करी थी, उसमें मेन योगदान इन्हीं राजा ध्वज की ही नेतृत्व का था। इन्होंने ही उसमें जो है ना उस कॉन्क्वेस्ट को पॉसिबल बनाया था, और उसी का हवाला देके इन्होंने कीर्ति स्तंभ में भी बोल दिया कि मैं असल में मैं पृथ्वी का भी राजा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भारत का राजा हूं। तो यहाँ इस मैप के अंदर आप इनका जो मेन इनका जो इन्फ्लुएंस क्षेत्र है, प्राइमरी टेरिटरी, वो लाल रंग में देख सकते हैं। और जो परंतु इनका सेकेंडरी इन्फ्लुएंस, मतलब और भी बहुत सी जगह पे इनका इन्फ्लुएंस था जहां इनकी मतलब एक तरह से इनकी इनका सिक्का चलता था आप कह सकते हो, वो हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखाई है। उसमें पूरा ईरान आ जाता है, पूरा पर्शियन एम्पायर, और ऊपर मध्य एशिया का भी बहुत सा क्षेत्र आता है, शिनजियांग, तिब्बत, ये सारा आ जाता है, पूरा भारत आ जाता है, क्योंकि इन्होंने कलिंग से अपनी रानी का हरण किया था। असल में इन्होंने हरण किया था एक रानी का, जो बहुत फेमस है इतिहास में, सोरठ के नाम से। तो वो कलिंग से किया था। तो और आरा छपरा में अपने रिश्तेदारों से भी मिले थे जब वो हरण किया था इन्होंने। तो ये मतलब बिहार वगैरह, कलिंग, इनका पूरा वहां पर सेकेंडरी इन्फ्लुएंस का क्षेत्र था। परंतु मेन इनकी जो कर्म भूमि थी, जैसा आप देख सकते हैं लाल रंग में, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जो आज का है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, पूरा पूरा अफगानिस्तान, और ऊपर समरकंद। असल में अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, पर मैं कोशिश करूंगा इसमें जूम करके मैप में कि इस इनकी राजधानियां मतलब मैंने कहाँ कहाँ मार्क की है। तो एक तो ये समरकंद है भाइयों, ये सबसे जो उत्तरी इनका जो क्षेत्र था, जहां पे इनको गर्मियों की राजधानी कह लीजिए आप, गर्मियों के मौसम में जाते थे, वो समरकंद था। तो यहाँ मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करी है कि जो समर है, इसका मतलब उस उनकी भाषा में वहां उज्बेकिस्तान में रोड़ी होता है, पत्थर, छोटे पत्थर, पेबल। और जो कंद होता है वो कोट या किला। तो बेसिकली ये जो समरकंद है, ये भी रोड कोट है, और ये राजा ध्वज की ही स्थापित की हुई है। और इसकी अगर आप तारीख देखोगे ना, अगर समरकंद की स्थापना की, वो भी उसी समय के आसपास है जो हमने यहाँ 700 बीसी का समय राजा ध्वज का दिया है। फिर ये देखिए भाइयों, एक इन्होंने दिल्ली तो है इंद्रप्रस्थ, जहां पे इनकी वो लोहे की लाट पे हमें इंस्क्रिप्शन भी मिल गई है, ठीक है, कीर्ति स्तंभ भी जिसको बोलते हैं। फिर ये रोड़ी शंकर इन्होंने बसाया था, जिसको आज की डेट में रोड़ी और शक्कर बोलते हैं सिंध में। और साथ में इन्होंने एक रानी कोट में भी बहुत जबरदस्त किला बनाया था अपनी रानी सोरठ के लिए, वो आज भी मौजूद है। और वो भी बहुत ही अजूबों में से है, मतलब पाकिस्तान में उसकी बहुत ही प्रशंसा की जाती है उस फोर्ट की। फिर यहाँ पे देखिए भाइयों, एक और इनकी जो राजधानी हमने यहाँ मार्क की है, महिष्मती। ये लगभग आज के भैंस रोड से मैच करती है ये, जो मतलब जहाँ पे इसकी इसका स्थान है, ये राजस्थान में एक भैंसरोडगढ़ के नाम से आज भी एक किला है भाइयों। तो ये महिष्मती हमने आइडेंटिफाई करी है, यहाँ पर भी इनका वर्चस्व था। और गुजरात में एक स्थान हम मार्क करना भूल गए वैसे, क्योंकि गुजरात में जो ये पाटन का क्षेत्र है, वहां पे भी भाट बताते हैं कि इनका एक सत्ता का केंद्र था। तो इस प्रकार से भाइयों ये काफी बड़ा इनका साम्राज्य था। और जो हम बाद में कुषाण काल में देखते हैं ना, कनिष्क का साम्राज्य, ये बेसिकली यही है उसकी शुरुआत। मतलब ये बहुत पहले थे। यहाँ पर हमने इसकी इनकी तारीख भी दी हुई है, 700 बीसी, मतलब 700 ईसा पूर्व। अगर आप अब जब मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो, तो यही उस साम्राज्य की स्थापना है भाइयों, जो बाद में कनिष्क भी जिसका उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है। बाद में इनके राजा ध्वज के बेटे ने, कनकसेन ने लाहौर बसाई थी। इसका भी वर्णन आपको मिल जाएगा कि लाहौर किसने बसाई है, वो राजा ध्वज के ही पुत्र ने बसाई है। और इनका एक पुला पुत्र था तक्षक, जिसके नाम से तक्षशिला नगरी है आज भी, वहां पर पाकिस्तान साइड पंजाब में। तक्षशिला में बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी पुराने समय में, गुरुकुल कह लीजिए। तो इस प्रकार से भाइयों ये बहुत ही हमारा जो है ना प्रभावशाली इतिहास रहा है, जो कि किसी प्रकार से इतिहास के पन्नों में गुम हो गया है। परंतु अब हम इसकी खोज में लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा आगे चल के भी अपने जो जो हमारी नई रिसर्च की फाइंडिंग होगी, शोध की, वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अब भाइयों, इस समय अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नों के लिए खोल देते हैं। राम राम जी घड़तान साहब। राम राम भाइयों। जिनके मैसेज भी नीचे आ रहे हैं, उन सब भाइयों को राम राम।
अभी तक मैं थोड़ा आज की विषय सामग्री को मतलब विस्तार से बता रहा था, तो हो सकता है मैंने ध्यान न दिया हो। तो भाइयों, कुछ और भाई भी जुड़ना चाहते हैं, परंतु ये मेरे को, अच्छा मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है, परंतु ये मेरे को ये बोल रहा है कि मैक्सिमम जितने आ सकते हैं इसमें वो आ चुके हैं। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे भाइयों को जो जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सबको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ इस लाइव फीड में। चलो, अब अगर आप लोगों ने ये मानचित्र देख लिया है तो मैं अपनी तरफ अब कैमरा कर देता हूँ भाइयों। तो राम राम सारे भाइयों को। एक और आ जाएगा, हाँ भाई, हम कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्ट मैं कर रहा हूँ सबको, लेकिन ये मेरे को बार बार एक मैसेज दे रहा है कि इसमें 3 जुड़ सकते हैं, और शायद 3 जुड़ रहे हैं इस टाइम। एक तो अपने रोड क्षत्रिय चैनल वाले भाई हैं, और सेकंड मैप भी शो कर दीजिए। चलो भाई, अभी मैं कोशिश करता हूँ एक और मैप दिखाने की आप लोगों को। चलो 1 मिनट, फिर से मैं कैमरा दूसरी साइड कर रहा हूँ, और इसमें जो है, असल में वो मैप अभी यहाँ मेरे पास है नहीं, तो उसको हम बाद में आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। उसमें जो है ना, जो दूसरा मैप है भाइयों, उसमें सिर्फ ये खासियत है कि उसमें हमने सखामनीशी जो साम्राज्य है उसकी भी बिल्कुल अच्छी तरह से उसमें शिनाख्त करी हुई है दूसरे मानचित्र के अंदर। और इस प्रकार से उसमें दिखा रखे हैं हमने, मतलब जिससे कि हो सकता है कि आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाए, परंतु मेरे ख्याल से जो अभी हमने मानचित्र दिखाया वो काफी स्पष्ट है। तो इसमें असल में देखिए, जो सखामनीशी थे ना, ये भाइयों मैं आपको ये भी खुलासा कर देता हूँ कि सखामनीशी कोई और नहीं थे, ये राजा धज के ही परिवार से थे ये लोग, जो ये एक्यूमेनिड एम्पायर वाले, पर्शियन एम्पायर वाले। क्योंकि राजा धज के पिता वगैरह जो थे ना, इनके नाम इसी प्रकार के थे, जैसे इंद्रमन, सखामन, ऋषिमन, चपलमन। ये भाटों की सामग्री से हमारे पास है सारी जानकारी। और इसी मतलब इन्हीं के ही भाईबंद थे सखामन, जिन्होंने सखामनीशी साम्राज्य की स्थापना करी, जिसको पर्शियन एम्पायर भी बोलते हैं, जो कि विश्व विजेता एम्पायर रहा है, सबको पता है इस बारे में। ये तो सर्वसम्मति की बात है, मतलब सारे अंग्रेज भी इस बात को मानते हैं, सिर्फ हम नहीं मानते। तो ये जो सखामनीशी थे भाइयों, ये भी हमारे से जुड़े हुए थे। जब हम इनका शाहनामा पढ़ते हैं ईरान वालों का, उस शाहनामा में जो दरायुश, एक इनके बहुत बड़े राजा हुए जिनकी बेहिस्तुन में हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है। बेहिस्तुन में, बेहिस्तुन एक स्थान है ईरान के अंदर, बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन में ये जो है अपने धरायुष, ये अपने बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि भाई मैं क्षत्रियो में क्षत्रिय, आर्यो में आर्य, इस प्रकार से अपना परिचय देते हैं। और शाहनामा के अंदर हमें पता चलता है इनके एक पूर्वज का नाम था लोहरास्प। लोहरास्प जो होता है, जब हम उसको संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं पर्शियन से, आस्प हो जाता है भाइयों अश्व। अश्व और अश्व एक ही बात है। अश्व जब वो शब्द उस तरफ जाता है पर्शिया में या ईरान में, वो अश्व हो जाता है, पी बन जाता है उसका, वै का, आखिर वाले वै का। वैसे ही जो लोर है वहां पर, वो रोड अश्व। तो वो रोड अश्व उनके पूर्वज हैं, एक बहुत ही बड़े पूर्वज हैं, जिन्होंने 120 वर्ष राज किया था शाहनामा के अनुसार। तो 120 वर्ष उन्होंने राज किया था। रोड अश्व के आगे पुत्र थे विस्ताश्व, विस्तास्प, मतलब उनकी भाषा में विस्तास्प, और जिसको ग्रीक लिखते हैं हिस्टैस्पिस। अगर आपने देखा होगा वितस्ता या व्यास को ग्रीक कुछ हिस्टैस्पिस ऐसे करके लिखते हैं कुछ, मतलब ये तो सारे नामों को ऐसे गड़बड़ अंदाज में लिखते हैं ग्रीक। तो उसी तरह से उन्होंने विस्तासु को भी जो है ना हिस्टैस्पिस ऐसे बनाया हुआ है कुछ। तो जो विस्ताश्व थे, उनके बारे में ये कहा जाता है, एक बार वो रोडाश्व से रूस गए थे। रोडाश्व जो उनके पिता थे ना, लोहरास जिसको ईरानियन में कहते हैं शाहनामा के अंदर, तो रूस करके विस्ताश्व कहाँ गए, भारत आए थे। वो बहुत साल भारत में रहे थे, रूस गए थे अपने पिता से, क्योंकि उनके पिता का राज चलता जा रहा था। 120 साल तक रोडस ने वहां शासन किया ईरान में। तो ये विस्ताश बीच में बिल्कुल ही छक गए। इन्होंने कहा अब मेरे को बना दो राजा, आप तो रिटायर हो जाओ आप सेवानिवृत्ति ले लो, मेरे को राजा बना दो। रोडस ने लेकिन नहीं मानी इनकी बात।
तो ये विस्ताश जो है वहां पे रूस करके ये भारत ही आ गए थे। जो यहाँ पे इनकी रोड बिरादरी की रिश्तेदारी थी, यही रिश्तेदारी में रहे थे। जो ये धज वगैरह के परिवार थे, यही राज परिवार में पूरे सम्मान के साथ इन्होंने बहुत साल यहाँ बिताए, विस्ताश्व ने। और फिर इन्हीं विस्ताश्व ने, या विस्ताराश्व इनको हम बोलते हैं, विस्ताराश्व अपने भारतीय हिसाब से, ईरानी हिसाब से विस्ताश्व। फिर विस्तास जब ये यहाँ पे रोडों के पास अपने रिश्तेदारी में बहुत साल रहे, उसके बाद ये कुछ समय जाके इन्होंने रोम में बिताया। रोम मतलब कहने का मतलब रोम, लेकिन असली में तुर्की, तुर्की में जो आज तुर्की है। यानी कि उसी समय से, जैसा कि अभी हमने आपको मानचित्र में भी दिखाया था, हमारा जो है ना तुर्की से लेकर के हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा था और हमारी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। इसीलिए हम ये बोलते हैं दूर दूर तक भाईचारा, दूर दूर तक राज था। ठीक है भाइयों, ये है हमारी पहचान, जो कि इतिहास में कहीं रुल चुकी है, परंतु अब हम इसको उजागर करेंगे, दुनिया के आगे वो उजागर करेंगे। ऐसे ही हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना रिसर्च करके सबके सामने ये प्रमाण सामने लेके आएंगे इस प्रकार के। ठीक है भाइयों, तो अगर किसी को प्रश्न हो भाइयों तो अब पूछ लो, नहीं तो फिर इस लाइव स्ट्रीम को हम खत्म कर देते हैं। यहाँ कमेंट में तो किसी का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। एक बार मानचित्र को फिर से दिखाइए। ठीक है गढ़तान साहब, एक मिनट, आपको दोबारा से दिखा देते हैं मानचित्र। एक मिनट, वापिस हम जा रहे हैं उसी स्क्रीन के ऊपर। अभी हम आपको दोबारा से दिखाते हैं। ये है, अच्छा ये लीजिए भाई, हम अब कैमरा उसी तरफ कर रहे हैं, मानचित्र की तरफ। ये लो भाइयों, ये है। ठीक है गढ़तान साहब, इसमें जो है ना प्राइमरी टेरिटरी मेनली इनकी जो है ना पूरा अपना वेस्टर्न इंडिया लगा लो, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। और बाकी इनका सेकेंडरी जो पूरा इन्फ्लुएंस था पूरे पर्शियन एम्पायर में, जो हमने यहाँ ऑरेंज में दिखाया है। तो क्वेश्चन है, यशोधर्मन के बारे में जानते हैं क्या आप, जिसने हुनों को हराया था? जी हाँ, वॉरियर जाट लेगसी भाई का ये प्रश्न है। हाँ भाइयों, ये यशोधर्मन बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं अपने हिंदुस्तान के। तो इनके बारे में अवश्य हम सब जानते हैं भैया। यशोधर्मन बहुत बड़े राजा थे ये। इन्होंने मतलब इनकी इंस्क्रिप्शन है इस प्रकार से कि इन्होंने हुनों को परास्त किया था। तो तो गढ़तान भाई, अगर आपका कोई प्रश्न हो, या अगर आपने इस मानचित्र की नकल बना ली हो, तो अब हम इसको बंद कर सकते हैं, या आप देखना चाहेंगे थोड़ी और देर तक? अनुराग जी, मौर्य काल में चंद्रगुप्त, एक मिनट, मौर्य काल में चंद्रगुप्त सिंध के एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, तो वहां रोड शासकों का जिक्र क्यों नहीं आता है? तो इसमें भाई ये सवाल है थर्डक आर्या भाई का। तो भाई थर्डक आर्या जी, आप देखिए, ये हमारी ना एक भ्रांति है। भ्रांति क्यों है? क्योंकि आप देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको चाणक्य कहाँ से लेकर के गए? और हमने इसमें जो है ना एक ग्रंथ का अध्ययन किया है जिसको बोलते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से हमें पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त को सिंहासन पे बिठाने के लिए किस प्रकार की सेना साथ में गई। उस सेना में भाइयों पूरे ही उत्तर पश्चिम भारत के ही लोग थे। यानी कि हमारे ही लोग चंद्रगुप्त मौर्य को वहां पाटलिपुत्र में सिंहासन पे बिठाने गए थे, नंद को डिस्ट्रॉय करके, जो नंद एम्पायर था। ठीक है भाइयों, तो वो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनको आप हमसे गैर समझ रहे हो, वो हमसे गैर नहीं हैं, वो भी रोड हैं। और जो अशोक जो है ना, इसका हमें प्रूफ इस बात से मिल जाता है कि अशोक का एक पुत्र, ऐसे कहा जाता है, रूस करके वो शिंजियांग क्षेत्र में चला गया था, जिसको हमने यहाँ ऊपर ऑरेंज में दिखा रखा है। तो वो जो कुणाल है ना, अशोक का पुत्र, वो रूस के वहां उस क्षेत्र में चला गया था। वहां ऑलरेडी रोड बसते थे, एक रोडान करके स्थान है शिंजियांग में। तो कुणाल वहीं चला गया था, उसने पास में ही एक और स्थान बसाया रोडान के ही पास में, खोतान। और ये लोग आपस में रिश्ते करते थे। यानी ये चंद्रगुप्त और अशोक जो है, इसको तो हम बिल्कुल पूरी तरह से प्रूव कर सकते हैं। आप ये मान लो, ये जैसे कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि ये तो मोर पालने वाले लोग थे, मोर पालने वाले लोग नहीं थे। ये बिल्कुल बकायदा क्षत्रिय थे। और बहुत से बुद्धिस्ट ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र आ जाता है
कि ये सूर्यवंशी थे, रोड थे इसेंशली। और इसी सिलसिले में अभी हमारे अनुराग ताया भाई हमारे साथ में जो जुड़ के काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने ये भी पाया है, इसके बारे में और प्रूफ ढूंढ लिया हमने। तो हमने बोध गया के पास में, बोध गया बहुत पूर्व में जाकर के स्थान है बिहार इत्यादि में, वहां पर एक स्थान है बकरोड। इस बकरोड का जिक्र अंग्रेजों ने किया है। और इसका कैसे जिक्र किया है, उन्होंने ये लिखा है कि बकरोड में जो है फल्गु नाम से तीर्थ है। और फल्गु कहाँ है, हमारे हरियाणा में भी बिल्कुल कोल मतलब और फरल, ये जो पूरा रोड क्षेत्र है वहां पर भी है फल्गु तीर्थ। और वहां फरल करके गांव है, तो वही इन्होंने नाम वहां पे भी दिया। साथ में ओलचिन एंड ओलचिन विद्वानों ने, दो विद्वानों ने काम किया है। सरस्वती के सूखने के बाद क्या हुआ, उन्होंने भी, ओलचिन एंड ओलचिन ने भी यही संकेत दिए हैं कि हरियाणा से सरस्वती के सूखने के बाद यूपी और बिहार की तरफ काफी पलायन हुआ। तो ये पूरे सारे जो संकेत हैं इसी तरफ हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अशोक है, ये जो थे रोड थे। और इसमें एक और, अब आपको एक और प्रमाण देता हूं कि अशोक ने विवाह कहाँ किया, असंध में। अशोक ने विवाह असंध में किया था, जहां आज भी रोड बैठते हैं भाइयों। तो ऐसे इसको हल्के में मत लो, मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये थोथा मतलब क्लेम है। जैसे बहुत से लोग क्लेम डाल देते हैं कि ये तो हम थे, ये वो थे। ये हमारा थोथा क्लेम नहीं है, हमारे पास इसके 10-12 प्रूफ है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो थे ये बिल्कुल रोड थे। तो इसमें कोई मतलब संशय की बात नहीं है। तो इसी वजह से जो आप कह रहे हो ना कि फिर रोडों का जिक्र क्यों नहीं आता, तो इसी वजह से जो है, जब हमने पाटलिपुत्र पे कब्जा ले लिया तो हम मेनली वहीं के नाम से जाने जाने लगे काफी दिनों तक। इसीलिए फिर बाद में सिंध में रोडों का जिक्र नहीं आता, क्योंकि पाटलिपुत्र में ही सारा हमने सत्ता अपनी स्थापित कर ली थी। तो ये है बात सारी। तो मतलब एक तरह से एकीकरण हो गया था पूरे भारत का। मतलब उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और जो है ना पूर्वी, ये सारे इलाकों का हमने एकीकरण कर दिया था पाटलिपुत्र पे कब्जा लेके चंद्रगुप्त के समय में। ये है पूरा इसमें किस्सा भाई। ओके भाई, अब मैं देखता हूँ दो प्रश्न अपने यहाँ पर भी आए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैप में, वॉरियर जेट लेगेसी भाई का एक क्वेश्चन है कि मैप में रेड वाला रोड पॉपुलेशन का है ना। जी हाँ, हाँ वॉरियर भाई, इसमें जो रेड एक क्षेत्र हमने दिखाया है, ये प्राइमरी टेरिटरी दिखाई है इनका, जो सम्राट ध्वज रोड कुमार हैं, जिनके बारे में हमें दिल्ली इंस्क्रिप्शन में मिल गया है। और वॉरियर जाट लेगेसी ये भी पूछते हैं कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन पंजाब का है। हाँ भाई, वॉरियर जाट लेगेसी ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में अभी पुष्टि कर दी है कि हाँ ये हमारे क्षेत्र से ही है। जैसा मैंने बताया, अशोक ने असंध में विवाह किया था। असंध जो है बिल्कुल आज भी रोड क्षेत्र ही है। तो इसमें आपके हमने प्रश्नों का बिल्कुल मेरे ख्याल से सटीक ढंग से जवाब दे दिया है। तो भाइयों, आज का लाइव मेरे ख्याल आप समाप्त कर देते हैं। भाइयों, जो भी और प्रश्न हो आप मेरे से जुड़े रहे, मेरे को बाद में भी पूछ सकते हो आप। चाहो तो मतलब यहीं पर इसी पोस्ट पर डाल देना या इस लाइव के कमेंट में डाल देना। तो हम जुड़े रहेंगे भाइयों, और ऐसे ही आपके साथ में आगे भी रिसर्च हमारी शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम सारे भाइयों में।